10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं अगले प्रश्न बोलूँगा। प्रश्न क्रमांक 5, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए। तो इसके कार्य लेना हमें। कार्य और शक्तियां किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष तो होता है, लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उन सबकी अध्यक्षता की जाती है। और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता है। अब वो अध्यक्ष है, इस नाते उसको सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का काम भी किया जाता है और लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता भी उसको करनी होती है। दूसरा काम है, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती। लोकसभा की जो समस्त कार्यक्रम है और कार्यवाही है वह अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से, वह सदन के नेता मतलब विपक्ष का नेता और पक्ष का नेता प्रधानमंत्री से विभिन्न विषयों के संबंध में सदन के नेता के परामर्श से सलाह से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। अध्यक्ष ही यह निश्चय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष ये निश्चय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक यानी धन विधेयक है या नहीं। वो ये निश्चित करता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, यह साधारण विधेयक है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। लोकसभा में जो संसद और राष्ट्रपति के बीच का सारा पत्र व्यवहार है उसके द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आता है ये। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। सबसे पहला काम है प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का गठन करना। सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना। किसका काम? प्रधानमंत्री के। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना। मंत्रियों के बीच विभागों को बांटना या वितरण करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री का कार्य होता है मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती, कैबिनेट की जितनी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों की देखभाल भी करता है। मंत्रियों के विभागों के कार्यों की देखभाल भी करता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम भी यही करता है प्रधानमंत्री। विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना, संधियां तथा समझौते करना। विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना करना, विदेशों के साथ संधियां करना, विदेशों के साथ समझौते करना प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व है या कार्य है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करना। राष्ट्रपति के जो संकटकालीन अधिकार होते हैं उनका प्रयोग भी प्रधानमंत्री ही करता है। राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा को लोकसभा के समान विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा को लोकसभा के समान विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। एक तो पहला काम। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछकर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायपालिका तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लगाने तथा उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। एक और बचा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकालीन घोषणा। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकालीन घोषणा का राज्यसभा द्वारा भी स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है। मैंने राज्यसभा भी आपातकालीन घोषणा को स्वीकार करती जो राष्ट्रपति ने जारी की है। अगला है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है? साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। मैंने साधारण विषय का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। जिस सदन में इसे प्रस्तावित किया जाता है वह उसे पास करके दूसरे सदन में भेज देता है। अब साधारण विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में रखा जाता है वो उसे पहले पास करता है, फिर अगले सदन में या दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरा सदन भी उसे उसी प्रकार से विधेयक को पास करता है जैसा राज्यसभा ने किया था। तो पास करता है। दोनों सदनों के पास करने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं
और तब वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तब वह विधेयक जो मसौदा था, प्रस्ताव था, वो कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। वित्त विधेयक को पास करने की विधि साधारण विधेयक की विधि से भिन्न प्रकार की है। वित्त विधेयक को पास करने की विधि या धन विधेयक को पास करने की विधि साधारण विधेयक की विधि से भिन्न प्रकार की। इसमें दो अंतर मुख्य हैं। पहला वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। जबकि धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है या प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरा, यह सरकारी विधेयक होता है, और इसे वित्त मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। ये सरकारी विधेयक इसलिए इसे वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है, और वित्त मंत्री की अनुपस्थिति है तो कोई अन्य वित्त मंत्रालय का मंत्री उसे प्रस्तुत करता है। अतः साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या किए जा सकते हैं, किंतु वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं। संकट काल की घोषणा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है: युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकट काल की घोषणा की जाती है। युद्ध के समय संकट काल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ये उसका अधिकार है। विदेशी आक्रमण के समय राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए संकट काल की घोषणा करता है। सशस्त्र देश में विद्रोह हो जाए, इस स्थिति में भी राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। राज्यों में संविधान के असफल हो जाने की स्थिति में भी राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है। देश की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न होने पर संकटकालीन घोषणा की जा सकती है। इस अवधि में हमारे संविधान में कई मौलिक परिवर्तन हो जाते हैं, ये बताया। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद एक साथ तैरता है और एक साथ डूबती है। मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद का आशय सामूहिक उत्तरदायित्व से है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि समस्त सरकारी नीतियां मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श के पश्चात ही निश्चित की जाती। जो भी नीति निर्धारित होती है वह किसी मंत्री विशेष की नीति नहीं कहलाती, वह संपूर्ण मंत्रिमंडल की नीति होती है। वह किसी एक विशेष मंत्री की नीति नहीं होती है, वह जो है संपूर्ण मंत्रिमंडल की नीति कहलाती है। फिर इसके बाद में बताया है, यदि यह नीति गलत सिद्ध हो या इसका कोई दुष्परिणाम निकले तो उसके लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यदि किसी प्रश्न पर सरकार की नीति को संसद रद्द कर देती है तो संबद्ध विभाग के मंत्री को ही त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, वरन संपूर्ण मंत्रिमंडल अपना उत्तरदायित्व मानकर त्यागपत्र दे देती है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी शक्ति से आप क्या समझते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद जो देश के अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत होते हैं। राज्यों के मध्य विवाद, जब केंद्र सरकार तथा राज्य और अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, केंद्र सरकार और राज्य के मध्य हो या राज्य से राज्य के मध्य विवाद हो, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जिस विवाद में एक और केंद्रीय सरकार तथा दूसरी ओर एक या कुछ एक राज्य हों, केंद्रीय सरकार तथा एक राज्य या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो तो भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यदि विवाद दो राज्यों के मध्य हो तो भी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की प्रमुख विधायी शक्तियाँ या राज्यपाल के प्रमुख कार्य बताइए। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ या राज्यपाल के प्रमुख कार्य। अब देखिए, राज्यपाल विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है तथा उन्हें विसर्जित करता है। पहले बैठ के बुलाता है, उनको स्थगित करता है, फिर उनको विसर्जित भी करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग कर सकता है कौन? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है।
वित्त विधेयक के अतिरिक्त राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनः विधानसभा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वित्त विधेयक को छोड़कर। जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पर 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। जब राज्यपाल को यह अनुभव होता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलना संभव नहीं हो रहा है, तब वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति राज्य में संकट काल लागू करता है। ऐसी अवस्था होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। जिला पंचायत के कार्य लिखिए। जिला पंचायत के कार्य। जिला पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जिले की आंतरिक जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, आंतरिक पंचायतों तथा जनपद पंचायतों पर नियंत्रण रखना तथा उनका मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायतों की योजनाओं का उचित ढंग से समन्वय करना, जिले की उन योजनाओं को जो 2 अथवा अनेक जनपद पंचायतों के अंतर्गत विचाराधीन है उन्हें व्यावहारिक रूप देना, प्रमुख प्रायोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को व्यावहारिक रूप देना, परिवार कल्याण, बाल कल्याण तथा खेलकूद व विकास संबंधी क्रियाकलापों में राज्य सरकारों को सलाह देना। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कोई 5 कार्य लिखिए। मुख्यमंत्री के कोई 5 कार्य निम्नलिखित हैं। मुख्यमंत्री का कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना। जैसे प्रधानमंत्री का कार्य वैसे ही मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं, दोनों ही समान होते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों को उनके विभागों से संबंधित कार्यों के लिए निर्देश दे सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। सेम टू सेम प्रधानमंत्री के कार्य है। प्रधानमंत्री की जगह लिख दो मुख्यमंत्री, तो वही कार्य होते हैं। एक जगह याद कर लो, 2 जगह मत करो। अगला प्रश्न है लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। इन लोकसभा के 5 कार्यों का वर्णन या व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। लोकसभा की प्रमुख शक्तियां निम्न है। विधायी शक्ति। लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण, कानून निर्माण है। लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण या कानून निर्माण है। संविधान के अनुसार विधि निर्माण में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, परंतु व्यवहार में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली। शक्तियां दोनों की बराबर है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन व्यवहार में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, कानून निर्माण में राज्यसभा के बनिस्पत। साधारण रूप से समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान संशोधन। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। वित्तीय शक्ति। संविधान के द्वारा वित्तीय मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। माने राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली वित्तीय मामलों में लोकसभा को बनाया गया है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं और प्रस्तावित किए जाते हैं। यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, पर राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पर 14 दिन के अंदर ही स्वीकृति देनी होती है, नहीं तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, इसलिए मंत्रिमंडल को कहते हैं कार्यपालिका। और उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होता है। मंत्रिमंडल तब तक क्रियाशील रह सकता है जब तक कि लोकसभा का उसमें विश्वास है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर शासकीय नीतियों का कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखती है। जनता के विचारों का मंच। लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है, अतः इसके सदस्यों द्वारा किए विचार जनता के विचार माने जाते हैं। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का दर्पण है। आकांक्षाओं एवं भावनाओं का दर्पण है। कौन है? लोकसभा। तो इस तरह से ये प्रश्न थे। अब मैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को लूँगा।